बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, इमरान खान के लिखे हुए आर्टिकल का जो नतीजा है वो पहला बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया और अमेरिका में एक बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ गया। ये इस्तीफ़ा किसका है? इलेक्शन कमीशन में से इसकी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जहाँ इमरान खान के आर्टिकल ने इस वक्त दुनिया में तहलका मचाया, उसकी गूंज अमेरिका में सुनाई दी जा रही है। 11 ममालिक की उस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लिया, जिसमें वो कंसर्न हैं बहुत सारे, वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की ये जो लड़ाई का अगला मरहला है वो अब बैरूनी दुनिया में दाखिल हो चुका है। 11 जनवरी की बड़ी अहम तारीख है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में है उनका भी एक दफ़ा फिर किरदार बड़ा अहम होने जा रहा है। और दुबई में हिंदुस्तान में 2 बड़े इजलास हुए हैं और इसका आज इम्तहान बांग्लादेश में और फिर वही मॉडल पाकिस्तान में बैरूनी साजिश आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान से मदर ऑफ डील्स, तमाम डील्स की माँ क्या है, और कागजात नामजदगी पर फैसला भी इमरान खान के महफूज हो गया मियाँ वाली से। और तहरीक-ए-इंसाफ किस किस को टिकट देगी, किसको नहीं देगी, मुकम्मल साफ क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है। और तहरीक-ए-इंसाफ की फंड रेजिंग भी है। आज पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने की इतलात भी मौजूद है, शायद कोई मछली तार काट जाए। और बिलावल जरदारी ने बड़ी रेड कारपेट अजीबो गरीब मुहिम लाहौर में की और नून लीग अपने 130 लोगों की लिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को दे रही है कि ये लोग हर सूरत में कौमी असेंबली में। लेकिन होगा क्या, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। फजलुर रहमान भी अचानक अफगानिस्तान रवाना हो गया, कौन से मुतालबात, कौन से मामलात लेकर जा रहा है। और ये जो NA-89 से इमरान खान के मियाँ वाली से कागजात हैं, ये मंजूर होंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में आपको पता है इस फैसले के खिलाफ अपील है, दलाइल सुने जा चुके हैं। फैसला 10 जनवरी को सुनाएंगे और 11 जनवरी को IMF के साथ मामलात है। लेकिन सबसे पहले अभी जो नून लीग के लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया कि इमरान खान से मदर ऑफ डील्स, बड़ी अहम बातें उन्होंने की। वो मैं तफसील से आपको बताता हूँ कि किस तरह एलीट और स्ट्रीट के फासले को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और कौमी हुकूमत बनाने का वो मनसूबा जो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जो फेवरेट थे वो अब फेवरेट नहीं रहे। प्यारों की लड़ाई में इन्हें बुलाया तो गया वापस, लेकिन कौमी सलामती ज़्यादा अफजल है। नवाज शरीफ अब सदर बने, हाइब्रिड पॉलिसी, हाइब्रिड मॉडल में ये कामयाब नहीं हो सकते, चौथी दफ़ा भी इन्हें निकाला जाएगा। अब इमरान खान से जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की, वो अवाम और इदारों के दरमियान जो खलीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो सिर्फ इमरान खान कम कर सकता है। तो इमरान खान ने तो देखे पहले भी बयान दिए, इदारों के हक में दिए। कौमी सलामती के नाम पर जो 9 मई के वाक़े की आड़ में आपको पता है 8 महीने से नाकाबिले तरदीद शवाहिद बात करते रहे, वो पेश नहीं हुए और ये दावा यही करते रहे। उसकी सबसे बड़ी नाकामी देखें, इन्हें एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो इतराफ़ करे कि खान ने साजिश की या प्लानिंग की। लोगों ने कुरान पाक पर हलफ दिए, हर गिरफ्तार शख्स ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो बनाई कि ये मेरा बयान समझा जाए। इन्होंने महमूद मौलवी से बयान दिलवाया कि जी ईवान सदर में साजिश हुई, सदाकत अब्बासी ने कहा पिंडी में हुई, फ़रख हबीब ने कहा जूम मीटिंग हुई। मतलब सबके बयान ही नहीं मिलते थे। अब इनका सबसे बड़ा लिफाफा सहाफ़ी पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में कह रहा था कि JIT की रिपोर्ट है कि जूम पर तैयार हुई, जूम मीटिंग 6 मई को। अब 6 मई वो दिन था जब इमरान खान लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की यकजहती की रैली में सारा दिन मसरूफ़ थे। और इनकी JIT कमेटी का क्या हाल है वो मैंने अपने ट्विटर पर लगाई है वीडियो, लोग उसमें चने डाल के बेच के खा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। इमरान खान ने असल में इनको बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, आगे कुआं पीछे खाई। आपको याद होंगे 2 कौमती सलामती के इजलास साइफर में इमरान खान ने जो बुलाए थे, इनसे अलामिया भी निकलवा दिया। बाजवा को लग रहा था कि सारा मामला मेरे कंट्रोल में, अदम एतमाद लाएंगे, खान को हटाएंगे, अवाम नहीं निकलेगी, अमेरिका से पैसे मिलेंगे, अरब दुनिया मालो दौलत देगी, महंगाई कम होगी, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, फिर हम इसकी पार्टी तोड़ेंगे, इसके लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और इमरान खान माजी का किस्सा बन जाएगा। सब मिसकैलकुलेशन होगी। खान ने इनके अपने हाथ से साइफर को दुरुस्त साबित करवा दिया और इनका ये सबसे बड़ा मजबूत केस जिस पर मेहनत थी वो केस खत्म हो गया। अब काबीना की जो नई कमेटी बनी है 9 मई के वाकयात पर, चूंकि 2 साल हो गए हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सके। इनकी कोशिश अब यही है कि किसी तरह नए सिरे से असर नो इस वारदात की जाए और तहरीक-ए-इंसाफ पर किसी तरह पाबंदी लगा दी जाए। कौमी सलामती बार बार इसीलिए कहा जा रहा है। अब इनका फार्मूला नवाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वो भी नाकाम हुआ। ये लाए सोच करके अवाम निकल आएगी। लंदन मुआहदे की शर्त थी नवाज शरीफ की तरफ से कि 2/3 अक्सरियत, लेकिन 2/3 अक्सरियत में अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो अब 30 दिन से कम रह गए और नवाज शरीफ घरों से निकलने के लिए के काबिल नहीं, तो 2/3 की शरत से पीछे हट गए। सादा अक्सरियत की शरत आई, वो उससे भी पीछे हट गया। मामलात यहाँ तक पहुँचे कि ज़ाती नशिस्तें जितवा दें और इसके बाद 130 अफराद की लिस्ट दे दी। जुलाई 2022 में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें अभी देखें हबीब अकरम साहब ने जो इंकशाफ किया, 130 लोगों की फहरिस्त स्टैब्लिशमेंट को मुहैया की। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये लोग हमें चाहिए असेंबली में, इन्हें आपने जितवाना है। अब जुलाई 2022 आप अपने जेहन में लें, यही फरमाइश मरियम साहिबा की थी। अपने डैडी उस वक्त उन्होंने जनरल बाजवा ने बेटी कहते थे, मुलाकातें हुई, कहा डैडी ये लोग चाहिए। उन्होंने कहा ये तमाम लोग जीत जाएंगे और ये बड़ा काम करते रहे, हल्कों में तोड़ते रहे, बड़ा कुछ किया उन्होंने, सारी मशीनरी लगा दी। नतीजा क्या निकला? अवाम का टर्नआउट इतना ज़्यादा कि तहरीक-ए-इंसाफ उस वक्त मकबूल भी इतनी नहीं थी, खान पर मुजालिम के ये आलम भी नहीं था। लेकिन नतीजा ये निकला कि 20 में से 16 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ जीत की, जो 16 इन्होंने जीतनी थी।
अब जनरल फैज़ ने उस दौर में एक ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड की जिसमें बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जनरल बाजवा को गालियाँ दी गई थी, वो कॉल रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब इसके बाद इनकी एक बड़ा सा नाराज़गी भी चलती रही, जिसके बाद मरीम नवाज को नैब की पेशी भी आपको याद होगा पथराव हुआ था जिसमें। अब नून लीग को ये सारे वाक़यात याद हैं, इसलिए अब ये रिस्क लेने पर तैयार नहीं। अब मजबूरन ये चाहते हैं इमरजेंसी हो, इलेक्शन मुलतवी हो या सदारती निज़ाम का फार्मूला सोचने पर मजबूर हो। इमरजेंसी का मामला सदर आरिफ अलवी आपको पता है सादिक संजरानी को इक़्तिदार संभाल के और फिर नवाज शरीफ को बाद में सदारत के लिए लाया जाए, कौमी हुकूमत बना के निज़ाम बदलें। और नवाज शरीफ मुश्किल में यह है कि हाइब्रिड मॉडल पर काम नहीं कर सकते। हाइब्रिड मॉडल का जिन लोगों को नहीं पता वो ये देख ले कि वो मॉडल होता है जिसमें पीछे एस्टेब्लिशमेंट और आगे कठपुतलियाँ, जैसे अभी अनवारुल हक है या शहबाज शरीफ था 16 महीने। अब शहबाज शरीफ और अनवारुल हक तो चूँकि पहली दफ़ा इन उहदों पर पहुँचे थे, वो तो ये काम कर गए। नवाज शरीफ की ज़हनियत आपको पता है अमीरुल मोमिनीन वाली है, ये ताकत में ना हो तो पैर, ताकत में हो तो गर्दन पकड़ते हैं, ना हो तो कुछ और भी मतलब गला शला भी पकड़ लेते हैं। अब आर्मी चीफ के साथ इनकी बन नहीं सकती। नवाज शरीफ का इक़्तिदार माजी में भी इसी वजह से गया, उनके ओहदे जाते रहे। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ को कहा जा रहा है आप सदारत की कुर्सी संभालें, आपका इक़्तिदार तवील हो। और ये मुशाहिद हुसैन सैयद का अपना एनालिसिस तजर्बा है, लेकिन इन लोगों को द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल अडयाला जेल से बरतानिया कैसे पहुंचा ये अभी तक समझ नहीं आया। इन्हें इसी तरह समझ नहीं आना 8 फरवरी को खान इक़्तिदार में कैसे आ गया। कौमी सलामती के नाम पे जो ड्रामे लगा रहे हैं, इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोशिश, उसमें आप देखें फजलुर रहमान पहले सेनेट में जिस तरह सिक्योरिटी के हालात, मौसम के हालात, वो तमाम वारदातें नाकाम हुई। इनकी कोशिश है कि खान को तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर निकाल दें और अदालत के कंधे पर बंदूक रख के चलाएं। ये खेल इसीलिए खेला जा रहा है। 8 महीने से जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे वो अभी तक नहीं पेश हुए। कोशिश 14 मई को यही है कि जिस तरह इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन को 14 मई को रोंदा, फिर मिलिट्री कोर्ट्स बना के आइन को रोंदा, फिर 14 नवंबर को रोंदा और आइन को दागदार किया। नवाज शरीफ को अहल करने के मामले में इलेक्शन एक्ट से जिस तरह आइन को अब दोबारा पैर के तले रोंदेंगे, तारीख में एक ही साल में ये खिलवाड़ दोबारा शायद आपको नजर ना आए। लेकिन बल्ले का निशान अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ भी हिंदुस्तान की एक फिल्म आपका सोशल मीडिया पे क्लिप बड़ा वायरल है, मैंने भी लगाया। काजी फायज की अदालत में यही वारदात होगी, केस शुरू हो तो वहाँ पे काजी फायज, जहाँ तक मेरी रिसर्च है काजी साहब पे, यही वारदात होगी अंदाज कि पीटीआई के लोगों के तो कागज़ मंजूर हो चुके हैं, तो वकील साहब ने कहना जी हो गए, तो अब आपके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ लें। जी हाँ लड़ लें। भाई इलेक्शन लड़ लें तो मसला फिर क्या है? अब इनके पास बल्ला हो, खैमा हो, कलम दो तो इससे क्या मसला पड़ता है? आप तो कह रहे खंबा भी जीतेगा, तो फिर ठीक है, आप इंतखाबी निशान की तो ज़रूरत नहीं है। जब वो जीत जाएंगे तहरीक इंसाफ पे दोबारा आ जाए। अब इस पे देखें जो वकला है वो ज़ाहिर है उनके दलाइल बड़े सादे और सिंपल वही हो सकते हैं कि एक लाइन में अगर बल्ले के निशान इमरान खान के पास हो या ना हो, काजी साहब के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैलेट पेपर पर बल्ला हुआ तो ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब काजी साहब अल्फाज के हेर फेर में से घुमाएंगे। अब तहरीक साहब के वकला जिनसे मेरी जो गुफ्तगू होती रहती है वो काजी साहब पे अदम एतमाद करें या ना करें, लेकिन पूरी जमात को उम्मीदवारों समेत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये मुतालबा करें कि लार्जर बेंच बनाएं, फुल बेंच बनाएं, जिसमें काजी साहब उन बेंच जजेस को जिनको बैठने नहीं देते, जैसे अतर मिनोला साहब हैं, इनको ज़रूर बैठाएं। काजी फायज को सबसे बड़ा मसला ये है, हालांकि अतर मिनोला ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था, याद रखें, उसके बावजूद लार्जर बेंच बड़ा ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ये वारदात करेगी, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ये आपको अभी आपके सामने आ जाएगी। अब खान की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान में नहीं, बैरूनी दुनिया में। देखिए बरतानिया में जो आर्टिकल लिखा गया, अमरीका, अब तो अमरीकी अखबारात में भी आने वाला है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इमरान खान ने जो आर्टिकल लिख के IMF को भी पैगाम दिया कि साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो वो जो गारंटी दी गई थी वो वापस हो जाएगी। ये एक डोजियर चार्ज शीट है जो अमेरिका और यूरोप के तमाम इदारों को फराहम कर दी गई। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खासतौर पर जो अमेरिका में तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्हें चाहिए, उन्हें तो ये सोचना चाहिए IMF के अरकान से उसकी मुलाकात भी हो सकती है। ये वाइट पेपर डोजियर चार्जशीट परफॉर्म कर सकते हैं कि मुज़ाकरात IMF से शुरू हो तो उन्हें मालूम हो कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होगा। इस गैर यकीनी सूरत हाल में आगे डील कैसे चलेगी मुझे नहीं समझ आती। खान के आर्टिकल की धूम तो ख़त्म हो नहीं रही। अब इन लोगों ने एक तरफ अरबों रुपया लगा के अपने प्रोपेगेंडे, अपनी मशहूरी की, मतलब TV से लेकर तमाम 8 चैनल, सोशल मीडिया, सहाफ़ी खरीदे, अखबारात खरीदे, सब कुछ इन्होंने ख़रीद लिया। लेकिन आज भी दुनिया में इस आर्टिकल की बात हो रही है। आज जब मैं आपसे कह रहा हूँ, हालांकि अखबारात में लोग लिखते हैं मशहूर हो, यहाँ अखबारात लिखवा रहे हैं खान से कि वो मशहूर हो। इकोनॉमिस्ट को करोड़ों लोग दुनिया में, मेरे ख्याल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग शायद पढ़ चुके थे। 2007 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा इनका पढ़े जाने वाला आर्टिकल। और जो लिफाफे इस पर तनकीद कर रहे हैं, यकीन करें अगर इनकी इसकी आमदनी ही मिल जाए जो इसको इकोनॉमिस्ट को मिल रही है तो ये शायद सारी ज़िंदगी सहाफ़त ही ना करें। इस आर्टिकल की गूंज आप याद रखें, इसमें लिखा हुआ जो असरात उसके आपको नज़र आएंगे। उसका पहला नतीजा देखें, इंसानी हकूक़ के हवाले से अमेरिका के वकील है फोर्ब्स मैगजीन, ये भी दुनिया का एक बहुत बड़ा मैगजीन है। इसमें डॉक्टर ओवलिना ओकब एक बहुत बड़ा शानदार आर्टिकल लिखती हैं, लॉयर है इंसानी हकूक़ की। और इनकी टाइमिंग आप चेक करें, इमरान खान के आर्टिकल के फ़ौरन बाद इंसानी हकूक़ के मामले पर इकोनॉमिस्ट को आर्टिकल आया
तो किस तरह इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जमहूरियत पर शबखून मारा जा रहा है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ख़वातीन के साथ, खुद इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कानून का खिलवाड़ हो रहा है। खान ने 15 नुकाती इस आर्टिकल में जो मजमून लिखा है, कॉलम लिखा है, फोर्ब्स मैगज़ीन ने इसके बाद ऐलान किया कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान का नाम तशवीशनाक ममालिक की फ़हरिस्त में, इसमें 10 मज़ीद ममालिक शामिल हैं और उन तमाम तंजीमों के भी नाम उन्होंने एक और लिस्ट बनाई जिसमें कालादम तंजीमें भी शामिल हैं। ये सारे उन्होंने नाम कल शाया कर दिए। उसमें अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर भी अमेरिका ने बड़ी तशवीश का इजहार किया। अभी तो बल्कि IMF की कुछ शराइत में एक शर्त यह भी है कि आप अक़लियतों के इबादत खानों की हिफाजत करें तो आपको पैसे मिलेंगे। अब निगरान हुकूमत ने यकीन दिलाया। अब यहाँ पर जो सबसे काबिल ज़िक्र बात है वो हिंदुस्तान की अब कामयाब खारजा पॉलिसी देखें कि पाकिस्तान का बयानिया कश्मीर पे या अक़लियतों के हवाले से जो हिंदुस्तान को कहा जाता था, अमेरिका ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने वो रद्द कर दिया। हिंदुस्तान में अभी मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने पर निगरान हुकूमत ने तनकीद की थी। अब उसका हिंदुस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप हमें इंसानी हकूक़ सिखा रहे हैं, आप अपने मुल्क में हाल देखें, आपने क्या गदर मचाई हुई है। तो जो आपने अपने लोगों का हाल किया हुआ है, आपको ये हक नहीं पहुँचता कि आप हमारे ऊपर उंगली उठाएं। अब ये बड़ा अफसोसनाक मामला है और अमेरिका ने इसे एंडोर्स कर दिया। अब दूसरा बड़ा नतीजा इसका इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का इस्तीफ़ा। बहाना वही कि जिस सेहत काम करने की इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन मामला सेहत से आगे है। तमाम गैर कानूनी गैर अखलाकी काम ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा असल में। इस पर मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में भी तफसील से बात करूंगा। लेकिन ये इस्तीफ़ा छुपाया जा रहा था। ये डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब जो थे उनकी तरफ से जमा करवाया, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान है, इस्तीफ़ा उनका जो था ये उनका इस्तीफ़ा सामने आना था। अब देखें इस सारे खेल से उन्होंने खुद को क्यों अलग किया। जिस तरह साबिक नायब चेयरमैन अलग हुआ, नादरा का चेयरमैन तारिक महमूद अलग हुआ, पैमरा के चेयरमैन को हटाया गया। ये गंदे खेल का हिस्सा कोई बनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अब पूरी खुलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जमात है। ये 32 साल से आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ शख्स था, ज़मीर के हाथों तंग हुआ। अब आपको अगर ये भी अगर खबर मिल जाए कुछ दिनों में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन पूरी काबीना समेत इस्तीफ़ा दे गया, तो आपने हैरान नहीं होना। आगे चलते हैं। अभी 2024 का ये साल बड़ा अहम है। 2 अरब लोग 50 ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं। आज बांग्लादेश में, उसके बाद फिर 13 जनवरी में ताइवान में इलेक्शन है, उसके बाद सेल्वाडोर में है, फिर पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, ईरान में, फिर अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रूस, बरतानिया। अब ये तमाम 2 अरब लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़्यादा खतरा दुनिया को किसमें? जमहूरियत में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के देखें ना, इंतखाबात ऐसे आप सड़क पार करें तो गाड़ी आ रही हो, आप फासले का अंदाज़ा लगाते हैं क्या ये महफूज है, निकल जाऊँ या गाड़ी आ जाए। ये इमरान खान इधर से आ रहा है, ये अंदाजे लगा रहे हैं हम निकल जाएँ या नहीं, या खान हमें रोनता हुआ गुजर जाएगा। और इनकी तशवीश और गुस्से में, परेशानी में इजाफा ये जुमे को हुआ, जो इनकी अपनी रिपोर्ट आई कि नवाज शरीफ तो अपनी ज़ाती नशिस्त जीतने की पोजीशन में नहीं। फिर गुस्से में बिफर कर उन्होंने फ़िरकावारियत कराई, फजल रहमान को अब अफगानिस्तान भेज रहे हैं, इमरान खान को ऊपर से आर्टिकल आ गया। और अब वही देखें बैरूनी साजिश जो हिंदुस्तान में असल में तमाम बड़े ममालिक को आपने इकट्ठे होते देखा G20 में उसका इजलास हिंदुस्तान दुबई में भी अब हुआ है। अब उसमें यही मामला है कि बांग्लादेश के इंतखाबात के नतीजे में देखेंगे वहाँ पे शेख हसीना की हुकूमत बने और वहाँ जिस तरह सियासी जमातों को इंतखाबात से निकाला गया, बाइकआउट पे मजबूर किया गया। अब शेख हसीना के पास जब माजी में ताकत थी तो उसने नई आंखें दिखाई, ये IMF से आकर उसका बाजू में रोड़ गए। अब बांग्लादेश में अवाम का बड़ा इम्तहान है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं या क्या करते हैं। और ये बांग्लादेश में लाना क्या चाहते हैं, चीन के खिलाफ, CPEC के खिलाफ, जो G20 में एक बहुत बड़ी इनकी कॉन्फ्रेंस थी। इस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना तो अपने वालिद के नज़रिए के उलट चल रही है, पार्टियों को दबा रही है, सहाफ़ी को अंदर कर रही है, मीडिया को सारे उठा लिए। लेकिन मामला इलाकाई सियासत में मोदी को लाने का, इक़्तिदार में परमानेंट, उसके मददगार रहने चाहिए हर तरफ हुकूमत। और हिंदुस्तान को खिते में मजबूत ताकत के तौर पर अहम संग मील है। और इसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है नवाज शरीफ को लाकर ये अमरीकी ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के मामले पर ये फजल रहमान को, जिसकी अपनी इस वक्त कोई आइनी पोजीशन नहीं, अपनी ज़ाती नशिस्त जीतने की पोजीशन में नहीं, अवाम इनके साथ नहीं है, उसे अफगानिस्तान भेजा मैंडेट दे के कि आप हिंदुस्तान नवाज जो अफगानिस्तान में लोग हैं उनके साथ बातचीत करें। और जो अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत है, आप याद रखें ये खान के एहसानमंद हैं। 2 मरतबा OIC खान ने इनके लिए करवाई। इनके अमरीकी बैंकों में पैसे रोकने के लिए, कैद से बचने के लिए, इवन कैंसर अस्पताल के लिए भी अफगानिस्तान में खान ने, और जब पूरी दुनिया के साथ जुल्म हो रहा था तो खान ने आवाज़ उठाई थी। ये खान से मोहब्बत करते हैं। और फजल रहमान की कोशिश ये है कि इंतखाबात में इस बात पे उन्हें राज़ी किया जाए कि आप खान और तहरीक इंसाफ की हमायत से हट जाएं, मुखालफत करें, उन भी हमले करें, फजल रहमान पे ना करें। माजी में शहबाज शरीफ कहता था जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करो, पंजाब में ना आना। अब फजल रहमान भी वही बातचीत करके अपने लिए स्पेस बनाना चाहता है। अब इनके हिंदुस्तान की हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे, तो ये पूरा एक नेक्सस डेवलप करना चाहते हैं। फजल रहमान को आप जानते हैं और वो भी जानते हैं उसकी सियासत और मुनाफकत को भी, इमरान खान को भी वो लोग जानते हैं। इसका बड़ा सबूत देखें, इमरान खान 3.5 साल इक़्तिदार में अमन अमान की सूरत हाल क्या थी। आज 1 साल में 2300 शहादतें,
और बॉर्डर पर आए दिन अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद रहता है। अब ये अगर समझते हैं कि फजल रहमान मामला संभाल लेगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसने वहाँ से इतनी दरख्वास्त करनी, मुझे और मेरे बेटे को कुछ ना कहना, बाकी तुम जानो और वो जाने। अच्छा, अब जो मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उसमें तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप। डार खानदान के बारे में, उस्मान डार के बारे में रऊफ हसन ने कहा इन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, इन्हें या इनकी फैमिली को टिकट ज़रूर मिलेगा। फवाद चौधरी के हवाले से भी कह दिया ये पार्टी छोड़ चुका है, इसके खानदान को किसी को टिकट नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है, कौन मैदान में उतरेगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब ये सोमवार वाले दिन सारी लिस्ट आ जाएगी कल आपके सामने, हो सकता है आज रात को अगले प्रोग्राम में मैं भी कुछ बता दूं आपको तफसील। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट अब ये भी आगे खान के हवाले से जो बयानात होंगे, अब बैरिस्टर गौर, उमर यूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और शुएब शाहीन देंगे, उस पर भी इनके आपस में मामला तय हो चुके हैं और ये भी बड़ा अच्छा मामला हुआ। इस पर बहुत सारे लोग अच्छा शेर अफजल पर तनकीद कर रहे हैं अमरीकी दौरे के हवाले से। उस पर मैं कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में शेर अफजल को बुलाऊं ताकि वो खुद जवाब दें, बताएं इन लोगों को कि मामला असल में है क्या। अपना खास ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।